हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 19 देखने वाले इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 285 तक देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग 270 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकॉम्प्लिश ए पर्पस। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल, बी फेलिक्स ए नेग्रो, सी पर्सी मैक्विन और डी विलोबी। तो ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फेलिक्स ए नेग्रो। फेलिक्स ए नेग्रो ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश ए पर्पस। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, Which one of the following principles of administration was advocated by Henry Fayol? हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित में से किस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल को एडवोकेट किया था? मतलब किसका पक्ष लिया था, क्या बोला था वो बताना है। ऑप्शन ए बजटिंग, सी बी कोऑर्डिनेशन, सी डायरेक्टिंग और डी स्टाफिंग। ये वाला क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देखे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ ये पूछ रहा है कि हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित में से किस प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एडवोकेट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन। आप लोग को याद होगा हम लोग PO CCC पढ़े थे, जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये 5 था, है ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, The integral view of administration is concerned with। इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किससे कंसर्न्ड है? ऑप्शन ए मैनुअल एंड क्लरिकल एक्टिविटीज, बी टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, सी सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज और डी नन ऑफ एबव, इनमें से कोई। तो इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किससे कंसर्न्ड है ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज। इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटीग्रल व्यू क्या होता है, मैनेजरियल व्यू क्या होता है, वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, नैरोअर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पिछले वीडियोस में पिछली वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद ऑप्शन ए क्लरिकल फंक्शन, बी मैनेजरियल फंक्शन, सी टेक्निकल फंक्शन या डी ऑल ऑफ एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैनेजरियल फंक्शन। जैसा कि मैनेजरियल व्यू से पता चल रहा है तो लगभग वही है। तो मैनेजरियल फंक्शन होगा। और ये मैनेजरियल व्यू क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे समझाया जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किसने इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया था? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, बी स्मिथबर्ग, सी थॉम्पसन और डी नन ऑफ एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। क्योंकि ये जो तीनों यानी हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग और थॉम्पसन, इन तीनों ने मैनेजेरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया था, ना कि इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन उस तरह से होगा ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। अगला सवाल है, हु सेड इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल मेनली बी बिकॉज ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट किसका? ऑप्शन ए निग्रो, बी एम ए डिमॉक, सी एल डी वाइट और डी डब्ल्यू बी डॉनहैम। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है ऑप्शन डी डब्ल्यू बी डॉनहैम का। ये काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है। इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल मेनली बी बिकॉज ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट है डब्ल्यू बी डॉनहैम का। अगला सवाल है, द पायनियर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच आर ऑप्शन ए मार्च एंड डॉल, बी मार्च एंड साइमन, सी गुल्लिक एंड डोरविक और डी साइमन एंड डॉल। बिहेवियरल अप्रोच को किसने मतलब बिहेवियरल अप्रोच के बारे में किसने ज्यादा बात किया था ये बताना है। बिहेवियरल अप्रोच के बारे में ज्यादा थ्योरी वगैरह या फिर उस बारे में जिस किसने एडवोकेट किया था उसे एक तरह से कहा जाए तो। दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मार्च एंड साइमन। तो द पायनियर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच आर मार्च एंड साइमन। अगला सवाल है,
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स सपोर्टेड दिस व्यू? किसने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस थिंकर का ये व्यू है? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, बी हर्बर्ट साइमन, सी ड्वाइट वॉल्डो और डी क्रिस आर्गेरस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने के अनुसार पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला सवाल है, हु सेड दैट breadth of scope, impact and consideration, public accountability, political character are the three principles by which public administration is distinguished from private administration? ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए टेलर, बी जोसिया स्टैम्प, सी हेनरी फ्योल और डी पीएच एपलबाय। किसने कहा था कि ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल कैरेक्टर, ये तीन प्रिंसिपल है जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग होते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये किसने कहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पीएच एपलबाय। तो पीएच एपलबाय ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। किस एस्पेक्ट में? तो ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट और कंसिडरेशन। जो स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हो सकता, ना ही उतना इम्पैक्ट और ना ही उतना कंसिडरेशन हो सकता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, इम्पैक्ट और कंसिडरेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होता है, आप लोग को पता होगा। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं होता है। तो ये तीन कारण बताए थे पीएच एपलबाय ने, जिसके तहत उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से अलग बताया था। तो ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन परस्यूएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? किसके रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया गया था? आईआईपीए। ऑप्शन ए एपलबाय रिपोर्ट, बी गोरवाला रिपोर्ट, सी फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो क्या होगा इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन? किसके रिकमेंडेशन पे आईआईपीए को एस्टैब्लिश किया गया था? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एपलबाय रिपोर्ट। एपलबाय रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे ही आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। अगला सवाल है, हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक? यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए इयन ग्लैडन, बी हर्बर्ट साइमन, सी जेम्स फेसलर और डी पॉल एच एपलबाय। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये बताना है। किसने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एग्जीक्यूशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक होता है? ये स्टेटमेंट किसका है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जेम्स फेसलर। ये स्टेटमेंट जेम्स फेसलर का है। जेम्स फेसलर ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द टाफ्ट-हैटले एक्ट ऑफ 1947 इन यूएसए इज रिलेटेड टू। ये एक्ट जो टाफ्ट-हैटले एक्ट है 1947 का, यूएसए का था, ठीक, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बी राइट ऑफ एसोसिएशन, सी राइट ऑफ स्ट्राइक और डी मशीनरी फॉर नेगोशिएशंस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टाफ्ट-हैटले एक्ट 1947 जो यूएसए का था, वो किस चीज से रिलेटेड था, किस चीज से एसोसिएटेड था? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट ऑफ स्ट्राइक। तो ये जो टाफ्ट-हैटले एक्ट है 1947 का यूएसए का, ये रिलेटेड था राइट ऑफ स्ट्राइक से। अगला क्वेश्चन है, बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट वाज रिटन इन 1992 बाय। ये जो बुक है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये 1992 में पब्लिश हुआ था। ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए क्रिस आर्गेरस, बी एंड्रे अराटो एंड ए गेबहार्ट, सी डेविड ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर और डी विंसेंट ऑस्ट्रोम। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट बुक 1992 में पब्लिश हुआ था, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डेविड ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के राइटर थे डेविड ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर, जिसे पब्लिश किया गया था 1992 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द फर्स्ट टेक्स्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन ए क्रिएटिव एक्सपीरियंस,
B. Introduction to the study of public administration. C. Principles of organization. और D. Principles of public administration. तो जो पहला टेक्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में छपा था वो क्या था ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहला टेक्स्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन रिटन बाय। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, बी फ्रैंक गुडनो, सी एल डी व्हाइट और डी हेनरी फ्योल। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एल डी व्हाइट। Introduction to the Study of Public Administration has been written by L.D. White and it was published in the year 1926. ये बुक 1926 में पब्लिश हुआ था और ये पहला बुक था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में ये पहला बुक था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके राइटर थे एल डी वाइट और पब्लिश हुआ था ये ईयर 1926 में, याद रखिएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिए और पिछले वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले ये सारे क्वेश्चंस और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।